कि आपको पता है कि इस चैप्टर में अब बहुत ही कम टॉपिक बचे हुए हैं और लेकिन जो भी टॉपिक हैं वो सब के सब क्या हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई में रेगुलर एवरी ईयर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए जरा कुछ बातों को समझिए कि पहला चीज याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं तो याद रखिएगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है उसका वेपर प्रेशर और सेम वही सॉल्वेंट जो सॉलिड स्टेट में है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और ना हो करके बल्कि एक टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट अपने सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे अगर हम सेम सॉल्यूशन की बात करें तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताइए, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, तो सेम यही कंसेप्ट होगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है आपका जिस सॉल्वेंट से बना है उस सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिए कि दोनों चीजों में एक कंसेप्ट सिमिलर है, सिमिलरिटीज है कि चाहे लिक्विड सॉल्वेंट हो चाहे लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की जाए चाहे लिक्विड सॉल्वेंट की बात की जाए, दोनों की फ्रीजिंग पॉइंट मेजर्ड की जाती है एज अ कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। यानी कि चाहे लिक्विड सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर भी हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, और चाहे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो उसको भी कंपेयर करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट से। यानी कि दोनों का कंपैरिजन जो है सॉलिड सॉल्वेंट से ही किया जाएगा, चाहे सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। अब ये बातें आपको याद रखनी चाहिए जो मैंने अभी समझाया, क्योंकि ये अभी जस्ट मैं ग्राफ प्लॉट करवाऊंगा तो ये नॉलेज आपके काम आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उसमें जो हम कंपोनेंट मिला देते हैं, कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, तो होता क्या है कि वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब कोई प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, और जब कोई चीज सॉल्यूशन बना दिया हमने सॉल्यूट मिला करके, तो याद रखिएगा हमेशा कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो एज अ कंपेयर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा लोअर होता है। ये पॉइंट मैंने यहां लिख रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज हो गया है ना, जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है, इस डिक्रीज को कहते क्या है, तो याद रखिएगा इसी डिक्रीज को डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यही तो आज का टॉपिक है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए, डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, कि किसी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है, यानी कि कम होता है, या आप कह सकते हैं सॉल्वेंट के से जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और इसी डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मैं इसके आगे आपको अब इसी कंसेप्ट को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। इसके शॉर्ट लीजिए आप। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए एक ग्राफ प्लॉट कराने वाला हूं, जो कि होगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो आप देखिए, लेकिन इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले कुछ बेसिकल चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वो क्या होंगी जरा समझिएगा। जिसमें से पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि हमेशा याद रखिए, किसी भी कोई भी जो है लिक्विड जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना। तो मैंने आप देखिए लिख भी रखा है, सॉलिड सॉल्वेंट हैव द लोअर वेपर प्रेशर कंपेयर टू लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है और सॉलिड सॉल्वेंट का लो होता है। अब जरा समझिएगा, इसका मतलब हो गया कि ये, अगर मैं बताऊं आपको कि ये ग्राफ मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के लिए बना रखा है। सॉलिड सॉल्वेंट का अगर ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, तो जो ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, वो हमेशा क्या होगा, उसका कर्व इससे हमेशा हायर वेपर प्रेशर पे होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हाई होता है, इसलिए उसका कर्व क्या होगा, इससे ऊपर बनेगा। ये देखिए, अब देखिए करना क्या होगा कि ये हमारा हो गया लिक्विड सॉल्वेंट, पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिक्विड सॉल्वेंट, ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। अब अगर मुझे इस लिक्विड सॉल्वेंट को क्या करना है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को चेंज करके मुझे एक ऐसे टेम्परेचर पे लाना होगा जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। लेकिन इसका तो जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्वेंट का यहां पे ज्यादा है, तो इस, और जबकि सॉलिड सॉल्वेंट का कम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल लाने के लिए हमें इसके वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा। और वेपर प्रेशर कम कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज विद द डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं क्या करूंगा कि ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूंगा, देखिए अब ये इस टेम्परेचर पे है, अगर इसके टेम्परेचर को और कम कर दें, यानी कि इधर लेके आ जाए, यहां तक लेके आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तुरंत जो है क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसके टेम्परेचर को कम करूं तो ये, इसको हम यहां तक लेके आ जाए तो ये यहां पे आकर के इंटरसेक्ट करेगा। ये इस पॉइंट पर जो हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट और जो है सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को TF नॉट से लिखा जाता है। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे इस ग्राफ में, तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लिक्विड सॉल्वेंट से कम होता है। मतलब कि इसका मतलब जो लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व बना है वेपर प्रेशर का, इससे हमेशा लोअर पे बनेगा कर्व किसका, सॉल्यूशन का। इसका मतलब सॉल्यूशन कर्व अगर हम बनाएं तो ये सॉल्यूशन का कर्व क्या होगा, इससे लोअर पे बनेगा। ये देखिए, यहां पे बनाएंगे, तो अभी सॉल्यूशन का कर्व हो गया, किसका, सॉल्यूशन का कर्व लोअर पे क्यों बनता है। सॉल्यूशन का कर्व सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट के कर्व से नीचे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के, लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कम होता है। ये चीज मैं समझा चुका हूं राउल्ट्स लॉस के सेकंड केस में, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब हम क्या करना होगा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करके हमें लाना पड़ेगा कि ये इसका वेपर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब देखिए, इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करके आप टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर अभी इस टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा, ये भी इंटरसेक्ट करेगा इसको।
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वही पॉइंट है जिस इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। अब देखिए कि इन दोनों का वेपर प्रेशर जहां पे इक्वल हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा वही टेम्परेचर आपका उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये जो टीएफ मैंने लिख रखा है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और जो टीएफ नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट। अब अगर ये कंपेयर किया जाए कि इन दोनों में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और किसका कम है, तो आप देख सकते हैं यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो ग्रेटर देन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के। ये चीज आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हाइगर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सॉल्वेंट में सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिक्रीज करता है, ठीक है, जितना डिक्रीज करता है उस डिक्रीज को यानी उस चेंज को हम लोग निकालते हैं डेल्टा टी एफ से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी एफ यानी डेल्टा टी एफ इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी डिक्रीज की है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जितना डिक्रीज करता है उसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये जो डेल्टा टी एफ है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट होगा किससे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। कहने का मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस कर देंगे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है एज अ कंपेयर प्योर सॉल्वेंट के, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिक्रीज कर जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे भी चीजें नोट कर लीजिए कि टी एफ नॉट क्या है, यहाँ पे टी एफ नॉट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। और जबकि टी एफ क्या है यहाँ पे, तो टी एफ आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो इन सारी चीजों को आप एक बार फिर से समझ लें। मैं आपको एक ग्राफ को फिर से समझा दे रहा हूँ। ग्राफ मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बना रखा है, और आपको पता है सॉलिड सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर लोअर होता है एज ए कंपेयर लिक्विड सॉल्वेंट के। अब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट को हम लोग फ्रीज तभी कर सकते हैं जब उसको हम क्या करेंगे, उसके वेपर प्रेशर को इक्वल कर देंगे सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। अब लेकिन लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करके सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल लाना पड़ेगा। और इस वेपर प्रेशर को डिक्रीज तभी हम कर सकते हैं जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एक समय आएगा कि जो है ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को टेम्परेचर ऑफ इसको जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर एज अ कंपेयर लिक्विड सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए इसका ग्राफ इससे लोअर बनाते हैं। और दूसरी चीज, हम इसकी फ्रीजिंग पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एक टाइम इसका भी आएगा कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे फिनोमिनन होगी उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे नोट कर दी है और ग्राफ आपको समझा भी दिया है। एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट पे आते हैं। जो क्वेश्चन कैलकुलेशंस के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किन फार्मूलों पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, मैं उसको समझाने वाला हूं आपको। अब देखिए, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी जो है सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, जो डिप्रेशन आ जाता है सॉल्यूशन में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिप्रेशन होना शुरू कर देगा, यानी कि उतना ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम करना है उतना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितना ज्यादा होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा डिप्रेशन कर जाता है, यानी कि उतना ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अब इस बात को जो थोड़ा सा हम लोग जो है समझिए कि फ्रीजिंग पॉइंट, आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या है, डेल्टा टी एफ लिखते हैं। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कौन सी कंसंट्रेशन ली गई, यहाँ पे मोलैलिटी यूज की जाती है। मोलैलिटी किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। तो अब देखिए, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब देखिए, हम अगर इसको जो है इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो लिखा जाता है के एफ। तो अब फार्मूला आपका बन जाता है जो है डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाता है के एफ इंटू मोलैलिटी। ये आपका फार्मूला है, जिसमें से जो के एफ है, अब देखिए के एफ क्या है यहाँ पे, के एफ यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं के एफ को हम लोग। ठीक है, और अब देखिए जरा आगे समझिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे कहे कि के एफ की यूनिट क्या होती है, तो के एफ की यूनिट अगर पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए तो देखिए इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टी एफ है, टी एफ की यूनिट होती है केल्विन, अपॉन हो जाएगा इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपकी इसकी यूनिट हो गई के एफ की। इस तरह से के एफ की यूनिट हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं आगे समझाता हूं, इससे और ज्यादा आगे समझिए। अगर मान लीजिए इफ यम इक्वल टू 1 है, अगर मान लीजिए मोल किसी की जो मोलैलिटी है किसी सॉल्यूशन की, वो अगर 1 मोलल दिया है सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन अगर 1 मोलल है, तो आप हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब वैल्यू आपका स्मॉल एम की वैल्यू 1 यानी मोलैलिटी जो 1 हो जाती है, तो इस सिचुएशन में डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसके आगे समझाता हूं फिर। तो आप देखिए, आपका जो कैलकुलेशन मैं सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर में, उसमें कैलकुलेशन पूछता है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर के एफ की वैल्यू पूछी जाती है। तो मैं आपको के एफ की जो है की वैल्यू निकालना, उसके साथ साथ जो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना, दोनों सिखाने वाला हूं यहाँ पे। अब जब देखिएगा, तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको जानिए कि जो मोलैलिटी यानी कि स्मॉल जो एम होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट होता है अपन, आपने पढ़ रखा है यहाँ पे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें इन केजी होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मैं इस चीज को आपको पहले समझा भी चुका हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे इस फार्मूले को मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको कि मैंने बताया था, इसे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये 1000 कर दिया तो ये जो वेट है सॉल्वेंट का, अब केजी में ना लिख करके हम लोग किसमें लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। ये फार्मूला मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में समझाया था। इस तरीके से मोलालिटी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो आप क्या करते हैं कि जो फार्मूला आपका है ये वाला कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू जो के एफ है, यहां लिखा है के एफ, अब ला करके आप इसी जगह पे यम की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मोलालिटी की वैल्यू ये वाली रख दीजिए। अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। फिलहाल ये फार्मूला तो किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए है, जब ये सब चीजें दी हों। लेकिन अगर आपको मान लीजिए क्या निकालना है, अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, देखिए यम सॉल्यूट निकालना है, यही तो आपको बोला था ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस पे काफी क्वेश्चन आता है। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो बहुत सिंपल है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे कर दीजिए और इसको यहाँ लेके आ जाएगी, तो ये हो जाएगा के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे कर दीजिए क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये फार्मूला आपका हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। इस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस फार्मूले पे काफी क्वेश्चन जो है सीबीएसई में बहुत काफी क्वेश्चंस आते हैं इस फार्मूले पे। तो याद रखिएगा, इस फार्मूले को एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो स्टार्ट करके देखिएगा एक बार और इसे बढ़िया से कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, अब मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं के एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, के एफ कैसे निकाला जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को सिखाता हूं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स जो के एफ और के बी की वैल्यू पे पूछे जाते हैं। अब देखिए के एफ क्या है, के एफ मैं आपको बता चुका हूं, के एफ यहाँ पे मोलर जो है डिप्रेशन कांस्टेंट है और जबकि केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो मैं आपको दोनों निकालना सिखाऊंगा कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जरा समझिए। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है इसे कैलकुलेट करने के लिए, वैसे तो याद रखिएगा के एफ और के बी जो है ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं के एफ की वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये जानना चाहते हैं तो आप देखिए, और ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं के एफ और के बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो के एफ इक्वल टू होता है आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, LF लिखा है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो निकाला कैसे जाता है, याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं आपको ये केएफ जो कैलकुलेशन या केबी का जो कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से ही समझा रहा हूं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ऐसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो आप देखिए अब क्या करें, हमें यहाँ पे सबसे पहला करना है क्या हमको कि ये ला करके LF की जगह पे ये वैल्यू ला के रख दीजिए। तो आपका ये जो KF है, ये KF इक्वल टू हो जाएगा R इंटू TF स्क्वायर इंटू हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हो जाएगा फार्मूला आपका। तो ये तरीका है, इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, KF की वैल्यू यानी कि मोलर टेम्परेचर कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, R इंटू टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। अब यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, TV जो आपका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और जो यहाँ पे 1000 इंटू LV है, LV क्या है यहाँ पे
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालते हैं? लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस वैल्यू को पुट कर दे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा R इंटू टीवी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन हो जाएगा 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ये फार्मूला आपका है। तो ये मैं फार्मूला आपको बता दिया कि Kb और Kf कैलकुलेट करने का। इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिए आप। अब मैं नीचे इनके जो है सिंबल्स के बारे में बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे जो TF है, TF आपका क्या है, मैंने लिख रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और जो यहाँ पे डेल्टा FUSH लिखा था आपका फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ये जो आपका है ये है एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को फ्यूज कराने के लिए जो एंथैल्पी यूज होगी वो डेल्टा FUSH से लिखी जाएगी। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को बोलते हैं, ये हम सॉल्वेंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और R जो है गैस कांस्टेंट है। और जो LF लिखा है यहाँ पे, LF आपका यहाँ पे लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर ग्राम सॉल्वेंट को फ्यूजन कराने के लिए कितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, ये आपका जो है LF से लिखा जाता है। अब जरा इसको समझिए इस साइड में, इधर पे आ जाइए। तो जो LV लिखा हुआ है यहाँ पे, LV आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 ग्राम सॉल्वेंट को, पर ग्राम सॉल्वेंट को वेपराइज कराने के लिए कितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है, ये LV है। और TB यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TB से लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे डेल्टा वेप एच जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि एंथैल्पी फॉर द वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट को वेपराइज करने के लिए जितनी एंथैल्पी की रिक्वायर्ड होगी उसको हम लिखते हैं डेल्टा वेप एच से। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं इसको। तो ये सारी बातें इनको भी नोट कर लीजिए आप जो है। इससे क्या होगा कि किसी भी वैल्यू को पहचानने में आपको लिए आसानी हो जाएगी, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि जो R होता है, जो गैस कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब R की 2 तरह की वैल्यू होती है, लेकिन कौन सी वैल्यू कब रखी जाती है ये मैं समझाता हूं आपको। अब इसे बहुत अच्छे से समझना होगा कि R की 2 वैल्यू है मेरे पास, और 2 वैल्यू को कब और कैसे रखेंगे, किस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, तो अब मैं समझाने वाला हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट है, इसको क्लियरली लिख लीजिए आप। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो है कि आप क्या करें कि जो है R की जो वैल्यू है वो 2 तरह की वैल्यू रख सकते हैं। कि 2 वैल्यू कौन कौन सी थी मैं बता देता हूं आपको कि R की वैल्यू जो गैस कांस्टेंट होता है वो 8.314 भी होता है और 2 भी होता है। लेकिन 8.314 कब रखेंगे, याद रखिएगा जब किसी क्वेश्चन में आपका LF या LV या फिर ऐसे कह दें कि जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है या एंथैल्पी ऑफ जो वेपराइजेशन है इसकी वैल्यू आपका जूल में दिया हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो आपका किसमें दिया हो, जूल में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, आप R की वैल्यू जो है 8.314 रखेंगे। लेकिन अगर आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर आपका कैलोरी में दिया हुआ है, किसमें, कैलोरी में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कभी भी आप जो है ये 8.314 नहीं रखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे R की वैल्यू आप 2 रखेंगे। याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर कैलोरी में दिया हो तो R इक्वल टू 2 रखा जाता है, और अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर आपका जूल में दिया हो तो R की वैल्यू 8.314 रखी जाती है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं आपको कि याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कैसा हो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, अगर क्वेश्चन मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा नॉन आयनिक सॉल्यूट अगर दिया है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का या फिर नॉन आयनिक सॉल्यूट का कभी भी मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोले तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं में से जो फार्मूले मैंने बताया है आपको, इन्हीं फार्मूले में से चाहे आप जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाले फार्मूले से, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले फार्मूले से, इन दोनों में से किसी का भी एक फार्मूला यूज करके आप जो है क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका जितने भी मोलर मास वाले क्वेश्चन आते हैं, खास करके नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए पूछे जाते हैं।
उसके साथ साथ मैं आपसे एक सजेशन है मेरा कि आप क्या करें, जो सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आ चुके हैं उनको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको मैं लगभग टॉपिक जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं मोस्टली कवर कर चुका हूं। कुछ ही टॉपिक हैं जो आपकी बची हुई हैं, 2-3 टॉपिक बची हुई हैं, वो मैं अभी अगले वीडियो में 1-2 वीडियो तक कवर कर दूंगा। लेकिन तब तक आप क्या करें, सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है इस पे काफी सीबीएसई के क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी जो बुक है आपका, एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 जो है इसे भी सॉल्व करें। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे, इस बात को याद रखिएगा, आपके मार्क्स 95% से ऊपर ले जाने में बिल्कुल 1% सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी चैनल देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप जो है कुछ नहीं कर सकते। आपका बिल्कुल परसेंटेज बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको सोचना पड़ जाएगा एग्जाम के समय, आप परेशान हो जाएगी एग्जाम के। जो बच्चे हमेशा डिस्टर्ब देखते हैं हो जाते हैं, वो इसी कारण से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।